तो चलिए आइए, हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे संविधान से बेसिक बातें, यानी कि इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए थे उसके बारे में। और हमारा बुक जो है यही बुक चल रहा था, हमारे गुरुजी का बुक है ये। हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो इस बुक के अनुसार है। हालांकि मेरे अनुसार चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर इसके 5 के हिसाब से स्टार्ट होता है। तो चलिए, जैसा ये बुक लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें भी से चलना ही होगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप लोगों को पेज नंबर 24 में मिल जाएगा। और ये जो बुक है ये फाउंडेशन का बुक है, फाउंडेशन कोर्स जो उनका चलता है उसी का ये बुक है, ठीक है। तो आप लोग ना रहेंगे सस्पिशन में कि ये भैया टारगेट का बुक है कि फाउंडेशन बुक है, तो आप लोग ध्यान में इस बात को रखेंगे। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय की महारानी चार्टर एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था और शासक अकबर थे। अंग्रेज जहांगीर के शासन से व्यापार करना प्रारंभ किया। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष यानी कि लड़ाई शुरू हो गया और औरंगजेब के शासनकाल से यह प्रारंभ हुआ था। औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हो गया तथा उसके बाद कोई भी ऐसा योग्य नहीं हुआ मुगल बादशाह जो मुगल साम्राज्य को एक साथ सिमट के रख सके। आइए इस पैराग्राफ का हम लोग मीनिंग समझते हैं। बात है आज से 425 वर्ष पहले की। ये वह दौर चल रहा था। ये दौर जो है 1600 ईस्वी का दौर था। कौन सा दौर था? तो 1600 ईस्वी का दौर था। 1600 ईस्वी के दौरान हमारा जो है सबसे पहले हमारा कहानी होता है स्टार्ट ब्रिटेन से। ये वही देश है ब्रिटेन जो लगभग पूरे वर्ल्ड पर शासन किया था। लगभग ब्रिटेन ये देश है जिसने भारत पर लगभग 190 वर्ष कंटिन्यू शासन किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया गया था भारत देश पर। ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में, कब? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब भैया? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसी समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम थी ब्रिटेन की महारानी। एलिजाबेथ प्रथम जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और ये जो भारत है ये भारत और पूर्वी एशियाई देश में व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। यानी कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत और पूर्वी एशियाई देश में व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आता है। कहाँ आता है भैया? तो भारत आता है और यहाँ पे अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद जब स्थापना हुई थी उस समय हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य चल रहा था। कौन सा साम्राज्य? तो मुगल साम्राज्य हमारे यहाँ चल रहा था। मुगल साम्राज्य पर शासक कर रहे थे शासन अकबर। कौन थे? तो भैया अकबर जो है शासन कर रहे थे मुगल साम्राज्य पर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य चल रहा था और मुगल साम्राज्य के शासक थे अकबर। अकबर जो है इनको परमिशन नहीं दिया कि तू भाई हमारे शासनकाल में व्यापार नहीं कर सकता है। कुछ समय बीतने के बाद जहांगीर बनते हैं मुगल साम्राज्य का शासक। जहांगीर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार देता है, यानी कि परमिशन देता है। इसी के शासनकाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना स्टार्ट करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना स्टार्ट किया और जब कुछ समय बीत गया तो मुगल साम्राज्य पर, ये जो है भैया मुगल साम्राज्य, इस मुगल साम्राज्य पर आता है औरंगजेब का शासन। जब औरंगजेब मुगल साम्राज्य पर अपना शासन कर रहे थे उस टाइम से जो है अंग्रेज और मुगल साम्राज्य के बीच विवाद हो गया, यानी कि लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया, कुछ समय बीतने के बाद आता है 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी में बेचारे औरंगजेब का निधन हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद ऐसा कोई मुगल साम्राज्य पैदा नहीं लिया जो अपने मुगल साम्राज्य को एक बंधन में बांध के रख सके, एक बंधन में बांध के रख सके। सभी के सभी जो है मुगल साम्राज्य के बादशाह अयोग्य ही पैदा लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य के जैसा वह पैदा नहीं हुआ। जब निधन हो जाता है औरंगजेब का
उसके बाद जो है अयोग्य बादशाह पैदा लेते हैं मुगल साम्राज्य के अंदर, जिस वजह से जितना भी औरंगजेब के शासनकाल से पहले जितना भी एरिया जीता गया था वह सारे के सारे एरिया छिटपुट होने लगे, इधर उधर बिखरने लगे। यह सारे प्रक्रिया अंग्रेज देख रहा था। अंग्रेज ने कहा कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि इस भारत देश पर अपना राजपाट को जमाया जाए, अपना शासन किया जाए। तो अंग्रेज जो है पहले पता किया कि पहले यह पता करो कि पूरे भारत में सुखी संपन्न कौन सा एरिया है, कौन सा देश है। इसको सबसे पहले नजर पड़ता है बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था पहले आया करता था पनिया वाला जहाज से। पहले जो है ऊपर वाला जहाज उड़ने वाला नहीं था, पहले पानी के रास्ते ही आया करते थे लोग एक देश से दूसरे देश। तो ये जो देखा बंगाल का एरिया जब देखा ना, ये बंगाल वाला एरिया, कहा कि ए भाई बंगाल के किनारे तो भैया समुद्र है, समुद्र के किनारे नैया से आया जाएगा और यहीं से फिर व्यापार करके चला जाएगा, बड़ी आसानी होगा यहाँ से व्यापार करना और शासन भी कर लेंगे बड़ी आसान से। जो है डिस्टर्ब हो गया लाइन कटने की वजह से। तो आइए हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग भैया बंगाल पे थे। कहाँ थे? तो बंगाल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल को देखा सुखी संपन्न देश, कहा क्या कि पहले बंगाल पर ही अपना डेरा जमाया जाए, यानी कि कब्जा किया जाए। तो बंगाल पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या, इस बंगाल पर कब्जा करने के लिए एक रचा रचाया हुआ युद्ध किया 1757 ईस्वी में। कब किया युद्ध? तो 1757 ईस्वी में इस युद्ध का नाम पड़ा पलासी का युद्ध। नाम क्या पड़ा? तो भैया पलासी का युद्ध पड़ा। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हमारे लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो इस 1757 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ा गया पलासी का युद्ध, इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भैया जीत जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और जीतने के बाद सिराजुद्दौला को कहा क्या कि तुम आओ इधर। सिराजुद्दौला बेचारा ऐसे कहले गया, दोनों हाथ पीछे उसका बांधल था, ऐसे कहले गया, घुटने के बल वह झुक गया। तो यह अंग्रेजवा जो था रॉबर्ट क्लाइव, वह कहा कि तुमको छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। सिराजुद्दौला कहा हम तो भाई हारे हुए इंसान हैं, हम क्या करें, जैसा आपकी मर्जी। सिराजुद्दौला को अंग्रेजवा जो है सीधा घेट्टी छपोट दिया, उसको मर्डर कर दिया। सिराजुद्दौला वहीं पे अल्लाह का प्यारे हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। चलिए आइए अगला पैराग्राफ देखा जाए। हालांकि इसका जो है फोटो हम खींच के यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं, आप लोग वहां से भी देख के इसको पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने के बाद और हमने हर एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में एकदम जरूर से जरूर रखेंगे। और वीडियो पे नया आए होंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, साथ ही फायदामंद भी होगा। पैराग्राफ है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ये 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था ना, ये रियल में हुआ था, ये सच में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय तथा बंगाल के अपदस्त नवाब मीर कासिम थे, तथा दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल था। कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा जैसे क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अर्थात कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए 1773 के प्रथम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। आइए इस पैराग्राफ का मतलब हम लोग समझते हैं कि इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। हम लोग थोड़ा देर पीछे चलते हैं कि 1757 में जब युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध हुआ था। उस पलासी के युद्ध में हमारा शुजा-उद-दौला मारा गया। जब शुजा-उद-दौला मारा गया तो सभी के सभी लोग एकदम बौखला खफला गए कि भाई मेरे नवाब को जो है, मेरे राजा को मार दिया गया। ये लोग भी इधर से प्लानिंग में था कि कभी मौका मिले तो तुमको भी हम बता देंगे। इसके बाद जो है 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है, वह युद्ध है बक्सर का युद्ध।
उस युद्ध का नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ भारत की ओर से रहता है अवध के नवाब शुजा उदौला, ये मुगल बादशाह के तरफ से आलमगीर द्वितीय था। उसके बाद बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम था। कौन था? तो मीर कासिम था, ये भारत के तरफ से था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है हेक्टर मुनरो था। कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। और भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दोनों में एक बार फिर से लड़ाई हुआ। वह युद्ध का नाम क्या पड़ा? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हमारा भारत जो है हार जाता है, बुरी तरह हार जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। जब जीत गया, इसके बाद 1765 ईस्वी में एक संधि हुआ, एक समझौता हुआ। उस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ? इसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। क्या कहा गया? तो इलाहाबाद का संधि कहा गया। इस समझौता के अंतर्गत समझौता तो हो गया, लेकिन अंग्रेज जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, बोला क्या कि समझौता तो हम कर लिए हैं, लेकिन इसके लिए हम करेंगे क्या? तुमको दंड जुर्माना देंगे। दंड जुर्माना के तौर पर किया क्या? ये छोटा अंग्रेजवा है, बोला क्या कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में हमें कर वसूलने का हमें अधिकार दिया जाए। क्या? तो भैया कर वसूलने का अधिकार दिया जाए, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। और ये जो है भारत के लोग जो है डर के मारे जो है कर वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और जब दे दिया तो वही टैक्स, उसी का नाम पड़ा दीवानी अधिकार। क्या नाम पड़ा? तो दीवानी अधिकार उसका नाम पड़ा। जब उसको टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, ठीक उसके जो है 65 में समझौता करके उसको कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक जो है छठा साल 65 में यहाँ पे समझौता कर लिया, और 1771 ईस्वी में पूरे बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो है राजपाट पूरे से जमा लिया। कहाँ पे? तो भैया ये बंगाल पे पूरा के पूरा क्या किया? अपना राजपाट जमा लिया। 1771 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल पे पूरा अपना राजपाट जमा लिया, यह बात ब्रिटेन में जाके पता चला, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश संसद को पता चला कि ये भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वहाँ भेजे थे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके तहलका मचाया हुआ है, वहाँ पे अपना राजपाट जमा के बैठा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राजपाट जमा के बैठा हुआ था, और दर प्रति दर वो फैला ही रहा था इस तरह के मामला। तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डरने इसीलिए लगा ब्रिटेन संसद और ब्रिटेन की, ऐसा ना हो कि इसका तो घर ब्रिटेन में है, वहां पे अपना तांडव कर ही रहा है, और घर पे आके जो है यहाँ पर भी ना कहीं तांडव करना शुरू कर दे। तो इस चीज को नियंत्रण में लाने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में, काबू में रखने के लिए एक नियम लाया ब्रिटिश संसद ने। उस नियम का नाम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम क्या पड़ा उसका? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए हम लोग अब समझते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। उससे पहले मैं अपना बोर्ड साफ कर लूँ। रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो नियम पारित हुआ 1773 ईस्वी में नियम हुआ था पारित, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के पारित होने से समय इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। दूसरा हमारा विशेषता क्या है कि इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा हमारा क्या है कि इस अधीन के अंतर्गत कलकत्ता में 1784 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनका नाम क्या है? मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश था, उसका नाम है हाइड, लिमेस्टर, चैम्बर्स। उसके बाद हमारा चौथा जो है विशेषता क्या है? चौथा विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था पारित? तो ये भैया हमारा 1773 ईस्वी में हुआ था पारित रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने काबू में लाने के लिए ये ब्रिटेन संसद जो है यह नियम लागू किया था और अप्लाई करना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। जब ब्रिटेन के संसद रेगुलेटिंग एक्ट
पारित जब किया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ था। और इसका प्रमुख जो है बहुत सारे विशेषताएं थे, उनमें से हमारा पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता ये है कि बंगाल का जो है गवर्नर, उसका पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या किया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वहीं हमारा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसको याद रखेंगे, बहुत ही पूछता है एग्जाम में, खासकर दरोगा के एग्जाम में, कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था ये जो है कहाँ का था प्रधानमंत्री? सॉरी, ये बंगाल का जो है गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, इसको ऐसे ही हम पढ़ देते हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस अधीन के अंतर्गत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया, जबकि पहले सही प्रेसिडेंसियों के गवर्नर का एक दूसरे से अलग थे। इस बात को उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आइए तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर में हमें कहा यह गया कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में, क्या? हाँ, तो भैया ये कोलकाता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, यानी कि स्थापना किया गया। ये उच्च न्यायालय का मतलब समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट समझते हैं? वही सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन किया गया था, स्थापना किया गया था कोलकाता में। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का। और जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया तो उसमें जो हमारा एक जो था, क्या था? मुख्य न्यायाधीश और 3 हमारा अन्य न्यायाधीश था, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश का जो है नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? तो सर एलिजा इम्पे नाम था। वही 3 अन्य जो न्यायाधीश था उनका नाम क्या है? पहला का नाम था हाइड, दूसरा का नाम क्या था? लिमेंस्टर। क्या नाम था? तो लिमेंस्टर था। और चौथा का नाम था चैम्बर्स। क्या नाम था? तो चैम्बर्स नाम था। ये सभी के सभी विदेशी है, ब्रिटेन का ही रहने वाला था। इसके बाद आइए हमारा चौथा विशेषता क्या था? चौथा विशेषता हमारा ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी व्यापारी हैं, वो सभी के सभी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। निजी व्यापार का मतलब समझते हैं? निजी व्यापार का मतलब क्या होता है? साइड बिजनेस। साइड बिजनेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम कोई सरकारी डॉक्टर है, ठीक है। अब हम सरकारी डॉक्टर होते हुए भी अपना एक प्राइवेट चेंबर खोल ले, एक अपना हॉस्पिटल खोल ले, तो हमारा ये प्राइवेट जो है हॉस्पिटल खोला हुआ हमारा साइड बिजनेस है। और जबकि हम सरकारी पद पर है, तो हम सरकार का आदमी है, तो उधर हम सरकारी काम भी कर रहे हैं, इधर अपना प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे हैं। तो इस तरह के चीज़ों पर ये जो है संसद, जो ब्रिटेन का जो संसद था, वो जो है निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये इसी में दूसरा बात ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कर्मचारी था वह भारतीय लोगों से रिश्वत ले रहा था। रिश्वत का मतलब होता है घूसखोरी, घूस ले रहा था। जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम में जो है घर वगैरह मिलता है, उस घर में जो है अगर 1,20,000 का स्कीम है, उसमें से 30-40,000 रुपया जो है बीच का जितना भी होता है अफसर से लेकर कर्मचारी तक वही सब लूट लेता है। बाकी बाद उसमें से जो है कम से कम वही 80-90 हज़ार तक जो है पैसा पब्लिक को मिलता है। तो वो हमारा जो है रिश्वत ले रहा था, तो रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया ना, तो किया क्या, कर्मचारी लोग जो है इस रिश्वत को छुपाने के लिए कहा क्या कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हम उपहार में हमें देते हैं लोग इतना इतना पैसा। अब कहा क्या, पब्लिक से पूछ रहा था, पब्लिक बोल रहा है कि भैया हमसे ये घूसखोरी के रूप में ले रहा है, और कर्मचारी से पूछ रहा है तो बोल रहा है कि हमारा उपहार के रूप में दे रहा है, आदमी हमारा खुशी होकर दे रहा है कि हमारा काम करवा दिया। तो इस बात को पूरी तरह से जांच पड़ताल करके बोला को थी कि सुनिए, कर्मचारी को बोला क्या, नहीं तुमको रिश्वत लेना है और नहीं उपहार लेना है, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारा चौथा विशेषता यही था। 2 और विशेषताएं हैं, हम बोर्ड को साफ करके उसको बाद हम बताते हैं। आइए अब पांचवा जो है विशेषता क्या था? पांचवा विशेषता यह था कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। और हमारा छठा विशेषता ये है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसमें भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। आइए इन दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। 5 नंबर हमारा पॉइंट,
ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना क्यों की गई। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना इसलिए किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो व्यापार जो कर रहा है उसका पूरा खबर जो है ब्रिटिश संसद को दिया जाएगा। तो इसको जो है इसीलिए गठन किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक व्यापारी का पल पल का खबर ब्रिटिश संसद को दिया जाए। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है कि बंगाल गवर्नर जनरल, अच्छा यह हमारा छठा विशेषता ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, किसका, सुप्रीम कोर्ट का सीमांकन नहीं किया गया था। मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का पावर का जो है सीमांकन नहीं किया गया था कि तुम यहीं तक करोगे शासन और तुम यहाँ तक करोगे शासन। होता यह था कि इन दोनों का सीमांकन नहीं किया गया था, तो इन दोनों के दोनों करता क्या था, कभी इसके एरिया में आकर जो है कोई कांड कर दिया, ये कभी इसके एरिया में जाके कांड कर दिया। इस चीज़ को तो बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट को सीमांकन नहीं किया गया था पावर, इसीलिए इसे जो है प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं इसी को, प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से आप लोगों का 6 के 6 पूरा विशेषता खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि अभी वर्षा हो रहा है तो इसके आगे हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, इतना ना ज़्यादा शोर हो रहा है कुछ करने, लेकिन हम जोर जोर से हमें बोलना ही पड़ रहा है अभी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।